एक बार आपका सभी का मेरे सेशन में स्वागत है। और आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम समझें कि डायबिटीज़ के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ की पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मुख्य वजह है उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, और उसमें हमारा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक कैसे उसमें हेल्प करते हैं। तो ये आज हम समझेंगे, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है अभी हमारी पुरानी वीडियो में, जिसको कहते हैं लीकी गट, इसको ज़रा आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने वो वीडियो आपको दिखाया था। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले ग्लूकोज़ की। देखिए, ग्लूकोज़ बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है। हमारी बॉडी कई कई असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई, करोड़ों, अरबों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इन सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल का काम जो है हमारे बॉडी में जो काम करता है वो है आपका ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ ज़रूरी तो है, क्योंकि इससे आपके शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है, और ये आपका मुख्य फ्यूल है। मतलब इट इज़ ए मेन सोर्स ऑफ द फ्यूल फॉर योर ब्रेन आल्सो। केवल शरीर को ज़रूरत नहीं है, शरीर और देखिए शरीर में ही आपका ब्रेन भी आता है, लेकिन मैं ब्रेन की बात क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं समझाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। ब्रेन में ग्लूकोज़ का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेन का जो भार होता है वो पूरी बॉडी का 2% से कम होता है। मतलब अगर 100 किलो का आदमी है तो उसका दिमाग जो है मुश्किल से 2 किलो का होगा। लेकिन लेकिन समझिए, लेकिन जितनी भी आपकी बॉडी ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में लेती है, उसका 20% ब्रेन ले जाता है। मतलब उसका वेट है केवल 2%, लेकिन वो कंज्यूम क्या कितना करता है, 20%। तो ग्लूकोज जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी ग्लूकोज से बीमारियां भी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं वो अब आगे हम बात करेंगे। तो खाने में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनता है, फैट से फैटी एसिड्स बनता है। प्रोटीन का रोल है आपके शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, मतलब कोश मसल्स जिसको मांसपेशी कहते हैं उसको बनाना। फैटी एसिड्स का बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस हैं उसमें काम आना, प्रोटीन का भी एंजाइम रिएक्शंस में काम आता है, लेकिन ये इन सबका रोल अलग है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बनाता है। प्रोटीन के बारे में लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा अगर प्रोटीन लेता हूँ तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं होती है? तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, शरीर के अंदर ऐसी प्रणाली है कि हर चीज़ जो भी आप खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करा सकता है। ये ऐसी प्रणाली, ऐसी सिस्टम बॉडी के मैकेनिज़्म बॉडी में है। प्रोटीन भी जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ ना लेके प्रोटीन से ले लेता है। और प्रोटीन जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए, जब वो ज़्यादा आप लेते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए था। लेकिन हर बार जो है वो आप ऐसा भी समझिए कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ का पूरा कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल होता है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकागॉन होता है। तो इंसुलिन जो है, जब आप खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आपके इंसुलिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन एक डाकिया है। डाकिया मतलब बोले तो आपके घर-घर जाके चिट्ठी देता है। तो इंसुलिन जो है वो हर कोशिका को ये बताता है, भाई साहब राशन की दुकान पे, कंट्रोल की दुकान पे राशन आ गया है, आप जाइए अपना हिस्सा ले लीजिए। ये मतलब है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का रोल ये है, क्योंकि कोशिका जो सेल्स हैं आपकी, उस सेल्स का बॉडी के साथ कोई कनेक्शन उस समय नहीं होता है, तो उसके बीच में संदेश वाहक का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो बॉडी आपकी बनाती है। तो इंसुलिन कभी-कभी बॉडी नहीं बनाती है। ये देखिए बड़ी अच्छी बात, इसको समझिए। जब भी आप भोजन लेते हैं, तो शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके जब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज़ कन्वर्ट होता है, उसको सेल तक पहुँचाने का काम, या सेल को ये बताने का काम कि ग्लूकोज़ आ गया है, आप यूज़ करना शुरू करते हैं, वो काम इंसुलिन करता है। लेकिन कभी-कभी आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छी तरीके से नहीं बनता है।
दूसरी बात, आपके शरीर में जब ग्लूकोज आपके खून में पहुंच जाता है तो कई बार इंसुलिन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो पहला चीज, इंसुलिन ढंग से नहीं बनना। दूसरा, इंसुलिन अपना काम न, उसका काम क्या है, कोशिका को ये बताना है कि भाई ग्लूकोज आ गया है, आप ले लीजिए, तो वो काम न कर पाना, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब चीजें होते हुए भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कहीं और से स्टार्ट हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में बनना कम हो जाता है। तो इंसुलिन की जो इस तरीके की चीजें हैं, इसको हम कहते हैं कि जब आपके रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। लेकिन डायबिटीज दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसमें आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, आपका शरीर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता है, तो इसलिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज उसको हम कहते हैं जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया तो है, लेकिन वो प्रक्रिया धीमी है, या उसको आप कह सकते हैं कि इंसुलिन जो बन रहा है वो अच्छा इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में जरूर कुछ चांसेस लिए जा सकते हैं। लेकिन जहां टाइप 1 डायबिटीज है उसको भूल जाइए, जिसको इंसुलिन बाहर से लेनी है उसको लेनी ही लेनी है, उसका कोई दुनिया में उपचार या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब आगे मैं जो भी बात करूंगा वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही होगी मेरी। अगर मैं ना भी बोलूं तब भी आप ये समझिए कि ये टाइप 2 डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है। और भी प्रकार की डायबिटीज होती है, तो हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। कितनी कॉमन है डायबिटीज, आप भी समझिए। यूएसए में इस समय 9.5% पॉपुलेशन को डायबिटीज है। कितने? लगभग 10% को। ये 2015 की रिपोर्ट है। और उसमें से, अच्छा कमाल की बात एक और समझिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि उनमें से एक आदमी, 4 में से एक आदमी को पता ही नहीं है कि उसको बीमारी है। हमारे यहाँ भी यही चीज है, ऐसा नहीं यूएसए में, हमारे यहाँ भी है। और 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 25% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 25% लोगों को ये हो जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लगभग बहुत सारे एडल्ट्स हैं उनको भी आजकल डायबिटीज हो रही है। इंडिया में क्या हाल है? इंडिया में 6 लोगों में से एक आदमी को डायबिटीज है। 6 लोगों में से एक आदमी को डायबिटीज है इंडिया में। तो इंडिया इस समय सबसे तेजी के साथ डायबिटीज के मामले में आगे बढ़ रहा है। यूएसए में 4 में एक, इंडिया में 6 में एक। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्री डायबिटिक के केसेस आवाज क्लियर? ज्यादा है। तो प्री डायबिटिक के केसेस ज्यादा होने की वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी हब फॉर डायबिटीज। जी कुछ बोला आपने सेना जी? आवाज बीच में जो आपने बोला एक दो लाइन वो नहीं सुनाई पड़ा है। जी, रुक नेटवर्क गया को है। चेक कीजिए। इंडिया में कैसे कैसे? हाँ, जी तो जी जी। इंडिया में 6 में से एक लोगों को डायबिटीज है। और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में अ, आप ऐसा समझ लीजिए 10 कंट्रीज में से हमारा नाम आता है। 192-98 के आसपास कंट्रीज हैं। टॉप 10 कंट्रीज जो है डायबिटीज के मामले में, उसमें इंडिया का नाम आता है। और ये अगर आप स्टेट वाइज देखें, एक थोड़ा सा सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता चला कि लगभग 18% लोग जो है वो चंडीगढ़ से हैं। अगर 100 लोग अगर आप समझ लें को डायबिटीज के हैं तो 18% चंडीगढ़ से हैं, 16% भुवनेश्वर से हैं, 15% कोलकाता से हैं, 14% लखनऊ से हैं, एनसीआर से 12% है, अहमदाबाद से 11% है, मुंबई 11%, चेन्नई 10% और हैदराबाद 10%, पटना 10%, बेंगलुरु 10%, इंदौर 9%। उसके बाद ये है, मतलब 10% से ऊपर जहां पॉपुलेशन डायबिटिक की है, प्री डायबिटिक या पोस्ट डायबिटिक, तो वहां ये अब मैंने आपको शहर बताए। अब समझते हैं कि किसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, मतलब कौन लोग हैं जो इसके शिकार ज्यादा हो सकते हैं। नंबर एक, जिनकी उम्र 45 के ऊपर है, जिनका वजन ज्यादा है, जो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करते हैं, इनएक्टिव है, और जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जिनका एसडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एसडीएल कम है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस हैं। और ऐसे केसेस में ये जो एक चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। या यहीं पे समझ लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका शरीर ज्यादा इंसुलिन बना रहा है लेकिन कम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन या यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो अच्छी चीज नहीं है। इंसुलिन सेंसिटिव मींस कम इंसुलिन बनाने पर भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो इट मींस इंसुलिन सेंसिटिव, तो इसको हम अच्छी चीज बोलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि डायबिटीज से क्या क्या बीमारियां और हो सकती हैं, आगे चल के क्या हो सकता है। डायबिटीज लंबे समय अगर चलती है तो हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, किडनी प्रॉब्लम है, आपकी आई प्रॉब्लम से आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल डिजीज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है, पैरों में प्रॉब्लम, गैंग्रीन वगैरह इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि डायबिटीज कितनी खतरनाक चीज है। अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज के साइंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी को डायबिटीज हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि लगभग 25% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, बहुत सारे लोगों को। तो कैसे हम समझेंगे कि डायबिटीज हो सकती है? तो जब आपको प्यास ज्यादा लगने लगे, आप समझ लीजिए आपका मुंह ज्यादा सूखने लगे, आपको बार बार पेशाब आए, आपको भूख बहुत ज्यादा लगे, आपको हर समय फटीग रहे, मतलब जिसको कहते हैं थकान रहे, थकावट रहे, आपका बहुत इरिटेबल बिहेवियर रहे, आपकी आंख विजन जो है वो धुंधला हो जाए, आपके अगर आप ऐसे समझिए आपके जो घाव हैं जल्दी से हील अप नहीं हो रहे हो, आपकी स्किन बहुत इची हो, ड्राई हो जाए, ईस्ट इन्फेक्शन, ये सारे साइंस हैं कि कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज हो सकती है। तो डायबिटीज इस तरीके से जब होती है तो आप उसको जरूर चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, वहां पे जाके बात करें और अपना ग्लूकोज लेवल को चेक करें। आज जो हमारा सेशन है, आप प्लीज माइक को बंद रखिए, जो भी आवाज जिनकी आ रही है अपने माइक को चेक कीजिए, उसको बंद रखिए। प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है डायबिटीज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए दो चीजें समझिए, मैं मोटा मोटा आज समझाता हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया था, आपने देखा था कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। हम जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो है वो जगह बनाने लगते हैं। तो उसमें गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। तो लगभग 2-3 साल की उम्र तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं लगभग उतने ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि लगभग 2 किलो के आसपास में आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, 2 किलो के आसपास, आप समझ लीजिए। तो इंसान के अंदर ये इनकी संख्या जो होती है लगभग 30 ट्रिलियन होती है, तो उसको सबको मिला दें तो 2 किलो के आसपास बनती है लगभग सभी। अब यहाँ पे जो मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाई थी, लीकी गट सिंड्रोम, लीकी गट क्या है मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। लीकी गट है जब आपके शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, पहले हम समझते थे हमारे स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो आपकी आंतों के अंदर की जो झिल्ली है, पूरा गट जिसको कहते हैं मुंह से लेके एनस तक, जो पूरा गट है, ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये एक ट्यूब है, उस ट्यूब में अंदर इपिथेलियल सेल्स हैं। वो सेल्स जो एक झिल्ली है बहुत महीन होती है, वो झिल्ली आप जब भी कोई गलत चीज खाते हैं उसको आपके शरीर में खून में जाने से रोकती हैं। तो जब आपकी झिल्ली वो इपिथेलियल जो झिल्ली है वो अगर कमजोर हो जाए तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। कमजोर कैसे होती है, मैं दो तरीके बताता हूँ। कमजोर इसलिए होती है कि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं बहुत तला हुआ, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं मिर्च मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, ये तो छोटी चीज है, 20% है। 80% क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। वो बैड बैक्टीरिया आपके आंतों के अंदर की जो झिल्ली है उसको अटैक करते हैं। तो एक शरीर के अंदर एक प्रणाली है, शरीर के अंदर प्रणाली है, प्रणाली ये है कि जब भी आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ये बार ये तदाबर टूटू ले ले भाई। आवाज आ रही है मेरी? हैंड्स रेज कीजिएगा, मैंने सबका माइक बंद कर दिया है। तो जब आपकी झिल्ली के अंदर, मैं क्या बता रहा था आपको कि हमारा शरीर कैसे किसी आक्रमण को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, उसका एक जो सबसे बड़ा वो है, शरीर
इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है शरीर के अंदर जितनी, जैसे एक होता है ना कहीं दंगा हो जाता है तो वहां क्या होता है, वहां भीड़ लग जाती है। भीड़ किसकी लगती है? आदमियों की लगती है, जो दंगा करने वाले उनकी भी लगती है, लेकिन बाद में जब फोर्स आती है तो उनकी भीड़ लग जाती है। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए तो वहां पे भरा भरा सा लगने लगा। इसको कहते हैं सूजन या इन्फ्लेमेशन। सूजन अलग चीज है, इन्फ्लेमेशन अलग चीज है, मतलब एक ही है, लेकिन इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है बॉडी का एक ऐसा रिस्पॉन्स जिससे वो बाहरी आक्रमण को न्यूट्रलाइज करता है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर पैदा होता है। जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक रहता है तो जैसा वीडियो में बताया था कि आपकी झिल्ली के अंदर छेद हो जाते हैं, छेद नहीं होते बेसिकली। जैसे आप एक अलमारी के अंदर, जैसे ठंड के दिनों में खिड़की होती है, खिड़की जरा सी भी खुली हुई हो और तो बाहर से बड़ी हवा एकदम चुभती हुई सी लगती है, और अगर गेट खुला हुआ हो तो पूरी हवा लगती है। तो जो आंतों की झिल्ली के बीच में जगह होती है, वो जगह बड़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं, जो हानिकारक तत्व हैं और जो बैक्टीरिया हैं, वो अंदर इंटर कर जाते हैं आपके ब्लड में। क्यों मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि लीकी गट सिंड्रोम सारी बीमारियों की माँ है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीकी गट मतलब आपका गट लीक करने लगे, मतलब उसमें से चीजें पास ऑन होने लगे जो नहीं होनी चाहिए। तो लीकी गट जब हो जाता है तो आपके खून के अंदर बहुत सारी चीजें पहुंच जाती हैं। कौन कौन सी चीजें पहुंच जाती हैं? वो पहुंच जाती हैं आपके शरीर में, जीवाणु पहुंच जाते हैं, गलत चीजें पहुंच जाती हैं। तो ये जब पहुंच जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए, जब खून में पहुंच जाती हैं तो खून आपके हर ऑर्गन में, लिवर को, किडनी को, सबको ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और इस अफेक्ट के करने के चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो इसी वजह से लीकी गट पे जो साइंटिस्ट हैं आजकल बहुत ज्यादा काम करते हैं, और सभी लोग इस पे बोलते हैं कि लीकी गट सिंड्रोम जो है वो सही होना चाहिए। तो इस वजह से आपके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी गलत चीज आपके खून के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। आजकल जो रिसर्च है वो भी सजेस्ट करती है कि आपके जो गट फ्लोरा है, जिसको हम कहते हैं गट, गट मतलब पूरा अंदर का सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर का जो सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरियोफेज भी होते हैं, फंगाई भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब होते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, उनमें से एक डायबिटीज है। अब हम समझ सकते हैं कि गट माइक्रोबायोटा का रोल क्या है। ये बेसिकली गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा काम मैं आपको बता दूं कि आप जो भी खाते पीते हैं तो कुछ चीजें तो डाइजेस्ट हो जाती हैं, कुछ नहीं डाइजेस्ट होती हैं। तो उसके लिए जो एंजाइम बनाते हैं उसको फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद उसको आपके शरीर में डाइजेस्ट कराने का काम जो है वो गुड बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गट माइक्रोबायोटा के अंदर आपकी गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हमेशा बने रहें, ताकि आप जो भी खाएं पिए वो आपके शरीर में डाइजेस्ट होके शरीर के अंदर जाए, ना कि वो एज इट इज निकल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंतों का जो वातावरण है, आंतों के अंदर जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। अच्छा, अगर ये नहीं अच्छा होता है तो उसमें से क्या हो सकता है? तो एक तो मैंने आपको बताया कि मोटापा भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं अर्थेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम भी आगे बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। मोटापा मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर हो सकती हैं और बीमारियां स्टार्ट हो सकती हैं। तो जो डिजीज कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं हर आदमी के हिसाब से बराबर अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कुछ भी लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपना डाइजेशन को बिल्कुल प्रॉपर रखिए। गट के अंदर चीजें जो है वो आपका माहौल, जिसको हम गट फ्लोरा कहते हैं, उसको सही रखें। जैसे हम कहते हैं ना कि संस्कार देने के लिए जरूरी है शहर का, समाज का और घर का माहौल ठीक रहे। तो वो माहौल जो है ना, बेसिकली माहौल तभी ठीक होगा जब आपकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, बैड बैक्टीरिया कम होंगे। इसमें एक एसिडिक मीडियम भी है, वो कई बार जो है एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, और वो तभी होता है जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है ना वो आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं।
बैड बैक्टीरिया को कम करती हैं। वो मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए, आपके शरीर के अंदर अगर गुड बैक्टीरिया बढ़े हैं, बैड बैक्टीरिया डाउन है, आप स्वस्थ रहेंगे। ये मोटा मोटा आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर ये गुड बैक्टीरिया आपके कम होंगे और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आप ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं समझाना चाहता। तो प्रोबायोटिक्स, बहुत सारी रिसर्च हुई है जिन्होंने ये देखा है कि जब हम प्रोबायोटिक्स अलग से लेते हैं तो शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है वो खत्म होने लगते हैं, प्लस वो लीकी गट की वजह से अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और लीकी गट का इन्फ्लेमेशन है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लीकी गट मतलब आपकी आंतों में सूजन हो गई, आंतों में सूजन हो गई है, तो उस सूजन को भी प्रोबायोटिक्स ठीक करते हैं, उसको बरोबर करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत सिंपल उसमें सोचें। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक कौन सा है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और इसकी कई वैरायटी हैं, वो सारी वैरायटी होनी चाहिए तभी आप हो पाएंगे। और साथ में थर्मोफिलस है, बाइफिडस है, बलेगेरिकस है, एसिडोफिलस है, ये सब जो है अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं, खासतौर से डायबिटीज के केस में काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं हमारे पास कौन सा बेहतर प्रोबायोटिक है, आप सब लोग जानते हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी भी है। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके पास में बहुत अच्छा है, एक बार स्वागत कीजिए अपने आपका एटॉमी न्यूट्रा का, क्योंकि एटॉमी न्यूट्रा इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और कैसे बेस्ट है इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। एटॉमिक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर प्रीबायोटिक्स भी हैं। प्रीबायोटिक उनको कहते हैं जो प्रोबायोटिक का भोजन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोराइस, जिंजर एक्सट्रैक्ट, ऑलिगोसैकेराइड्स, और भी कई हैं, फ्रूट जूसेस हैं, उनके एक्सट्रैक्ट भी दिए हुए हैं। तो वो सब मिला के एक बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको दिख रहा है ना? रामकृष्ण जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी यस सर, यस सर, ठीक दिख दिख रहा रहा है है सर। ओके, थैंक यू। यस सर, यस। ओके, तो एटॉमी न्यूट्रा के अंदर 14 प्रकार के लैक्टोबैसिली हैं। 14 प्रकार के, मतलब मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 प्रकार के हैं और ये सारे कहीं ना कहीं आपकी गट की हेल्थ को ठीक करते हैं, और यही जरूरी है हमको समझना। एक इंटरनेशनल रिसर्च हुई थी, उसमें क्या बताया गया, देखिए मार्केट में जो मिलता है ना, मार्केट में जो है वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। अंतरराष्ट्रीय जो सजेशंस हैं उसके हिसाब से हमारे खाने में लगभग 1 से लेके 3 बिलियन प्रोबायोटिक्स हमारे डाइट में होना चाहिए। कितना? 1 to 3 बिलियन अगर आप बाहर से लेते हैं तो। लेकिन मार्केट में जितने भी मिलते हैं, मैंने रिसर्च किया तो पता चला मैक्सिमम जो जिसमें मिलता है वो 1 बिलियन होता है, और एक जो मार्केट में डॉक्टर्स ज्यादा लिखते हैं जिसको बिफिलैक एचपी कहते हैं, वो केवल 176 मिलियन है। तो ऐसा बोले तो आप कंपेयर करेंगे तो वैसे 20 कैप्सूल हमारे एक न्यूट्रा के सैशे के बराबर होते हैं। तो हमारे एटॉमी न्यूट्रा में क्या है, 3 बिलियन लैक्टोबैसिलस है, लगभग 3 गुना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। 14 प्रकार के लैक्टोबैसिलस हैं और दूसरे प्रकार के भी आपके स्ट्रेन्स हैं, खासतौर से प्रोबायोटिक के। और इसमें प्रीबायोटिक्स भी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रीबायोटिक के रूप में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो आगे प्रोबायोटिक को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं आपकी चैनल पे, आई मीन एटॉमी के चैनल पे आप देख सकते हैं। लैक्टोबैसिलस का रोल इंटेस्टाइनल आंतों के फंक्शन में क्या है ये भी आप जानते हैं, और इसमें कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बिफिडोबैक्टीरियम जो मैंने आपको बताया डायबिटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लैक्टोबैसिलस के बहुत सारे प्रकार हैं, वो भी दिया हुआ है, और इसके साथ ही बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस भी दिया हुआ है, बैसिलस भी है, बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम भी है। तो ये सारे प्रकार के, इतने सारे प्रकार के जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो आपके जो गट फ्लोरा है ना वो बेहतर बनता जाता है, और जब वो बेहतर बनता है तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे अगर आप सही अमाउंट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेते हैं तो आपका, ये रिसर्च है मैं नहीं बता रहा हूं, तो आपका गट माइक्रोबायोटा या गट फ्लोरा आपका मजबूत होता है, हेल्दी बनता है।
क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके गट फ्लोरा को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से अक्सर डॉक्टर्स जो है, जब आप एंटीबायोटिक आपको लिखी जाती है तो उसके साथ में एक छोटा सा वो प्रोबायोटिक दे देते हैं, जिसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानसिक संतुष्टि के लिए वो दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने खाने पे भी ध्यान रखें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आपको एक प्रोबायोटिक अलग से लेना बहुत जरूरी है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वही आगे चल के आपको फायदा दे सकता है। अब एटॉमिक न्यूट्रा में प्रीबायोटिक्स के रूप में क्या क्या है आप समझ लीजिए, कितनी जबरदस्त चीज है। ऑरेंज जूस कंसंट्रेट है, लेमन जूस कंसंट्रेट है, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, डेक्सट्रोज है, पाइनएप्पल स्टेम एक्सट्रैक्ट का है, जिसको हम ब्रोमिलिन कहते हैं। ब्रोमिलिन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। टैंगरिंग एक्सट्रैक्ट पाउडर है, लिकोराइस है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, एप्पल जूस पाउडर है, बनाना कंसंट्रेट है, रसबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। ये सब बताने का मेरा मतलब ये था कि अगर आप किसी को अगर जाना है, सपोज कीजिए 2 दिन किसको जाने में लगते हैं, कहीं 100 किलोमीटर की यात्रा उसको करनी है, 2 दिन लगते हैं, और उसके साथ अगर आप 3 दिन का राशन उसके साथ दे देते हैं, तो बंदा हंसी खुशी वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे एटमी के प्रोबायोटिक्स में हमने प्रीबायोटिक्स इतने दिए हैं कि प्रोबायोटिक्स जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं बरोबर रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, जो प्रोबायोटिक्स मार्केट में और सारे मिलते हैं वो हम खाते हैं, वो आधे तो पेट में ही खत्म हो जाते हैं, आंतों तक जो है ना वो आधे ही पहुंच पाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एटॉमिक न्यूट्रा 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, अभी हम सुनेंगे अगले सेशन में हमारे बड़े भाई सिन्हा जी को, जिन्होंने 3 दिन के अंदर ऐसा फील हुआ उनको कि पता नहीं क्या हो गया है। तो एटॉमिक न्यूट्रा इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो इसको दोस्तों समझ लीजिए, और इसको जब समझेंगे तो आप डेफिनेटली डायबिटीज के केसेस में भी आप दे सकते हैं। तो डायबिटीज क्यों होती है और बीमारियां क्यों होती हैं? लीकी गट सिंड्रोम, अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लीकी गट सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से जब टॉक्सिन्स और बैड बैक्टीरिया आपके खून में जाके जो इंसुलिन बनाने की सेल्स हैं, लैंगरहंस सेल्स, पैंक्रियाज में जाके अटैक करती हैं, तो पैंक्रियाज को खत्म कर देती हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो बैड बैक्टीरिया जब रोक दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके और भी ऑर्गन्स, पैंक्रियाज है, लैंगरहंस सेल्स है, ये हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी और आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। तो डेफिनेटली डायबिटीज के केसेस में ये बहुत बड़ा फायदा आपको देगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि डायबिटीज में आप अपनी दवाइयों को बंद कर दीजिए, उसको कभी मत बंद कीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की सलाह लीजिए, और इसके साथ ही जो है आप एटॉमिक न्यूट्रा इसको आप लेते रहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी आगे की बीमारियों को ठीक कर सकती है। और बहुत सारे लोग जो है आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो समझेंगे उनसे हम कि कितना फायदा उनको दिया है। सवाल जवाब हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि ये सेशन यहीं पे खत्म होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।